Good morning everyone. I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. So let's discuss about today's topics. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये ड्यूएट के बारे में। ये एक प्रपोज़ल है एम्प्लॉयमेंट को अर्बन एरियाज़ में इंक्रीज़ करने के लिए एक प्रपोज़ल है। तो ये इकोनॉमी सेक्शन में आप नोट कर सकते हो, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम जो है मैंने आपसे पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है, सेम सा कंटेंट आज भी डिस्कस करेंगे, बट एक रिवाइज आपका हो जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉलिटी के अंदर भी बन सकता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर साइंस के अंदर है, ये भी आपका जीएस पेपर 3 के अंदर है। इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ यूथ, ये आपका GS 2 और GS 3 दोनों के अंदर आपका हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे लक्षद्वीप में जो भी एग्रीकल्चर किया जाएगा उसमें वो ऑर्गेनिक किया जाएगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप के अंदर। आर्म्स रिपोर्ट है, और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं। करना क्या है, unacademy.com में जाना है या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आपसे कोड पूछेगा, कोड ये याद रखना है, यू हैव टू यूज़ दिस कोड, दैट इज SPLIVE। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे, जैसे मेरे करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IR के कोर्सेज हैं, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ऑप्शनल भी आपका सेकेंड बैच इसका शुरू हो रहा है, ठीक है, जल्द ही इसका सेकंड बैच आपका शुरू हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी पेपर 1 की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। सो आप पहली की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो, और लाइव क्लासेस देखना चाहते हो तो कंटिन्यूसली आप पेपर 1 की देख सकते हो। जैसे ही पेपर 1 खत्म होगा, वी विल स्टार्ट विद पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 आपका शुरू हो जाएगा, फिर आपका सेपरेटली पेपर 1 भी कराया जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आपका चल रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटर असाइन होते हैं। यू कैन गो फॉर ऑप्शनल ऑल्सो, ऑप्शनल का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं SP लाइव, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। तो GS का आप ले सकते हैं, ऑप्शनल का ले सकते हैं। अगर 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंबाइंड ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे SP लाइव कोड यूज़ करोगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। इस सेशन का जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल SP करंट अफेयर्स से। SP करंट अफेयर्स से आप टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो आंसर आपको सेंड करना है, डेली डोज विद S.Pandey, इस चैनल पे सेंड करना है। चलो शुरू करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट नॉट फॉर सेंट्रल विस्टा इनॉग्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है फाउंडेशनल स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू गो अहेड। सो ऑनरेबल जो कोर्ट है, कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो पहला जैसे कभी भी कोई स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो वहाँ पे पहला जो स्टोन रखा जाता है, तो वो सेरेमनी के लिए अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे हमें जो जानना है वो क्या, वी नीड टू नो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है डिटेल में आपसे, सेम सा कंटेंट आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कब किया गया था? अक्टूबर 2019 को ये अनाउंस किया गया था, और इसका लगभग 20,000 करोड़ आपका इसमें पैसा लगेगा। प्रोजेक्ट का क्या एम है? रिवैम्प करना साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस और 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का आपका साउथ और नॉर्थ ब्लॉक, उसको रिवैम्प करना, पार्लियामेंट हाउस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, और जो राजपथ है 3 किलोमीटर का, उस पर जो रिवैम्पिंग करना। तो ये आप कह सकते हो विल बी अ न्यू पार्लियामेंट बिल्ड। 2022 तक आपका नया पार्लियामेंट बन जाएगा। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपका हो जाएगा बाय मार्च 2024। सो जैसे अभी अगर आप देखो तो जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसके जगह दूसरी पार्लियामेंट बिल्डिंग आपकी बनेगी, मतलब वो वहीं रहेगी। हो सकता है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दें, ऐसा दूसरी आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मेंशन द रिनोवेशन, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है आपका, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट करना भी जरूरी है, ठीक है। तो रिनोवेशन एक एंगल आपका बताया गया है कि रिनोवेशन
आपका ज़रूरी है। सो इसके लिए हम ये ऐसा कदम उठा रहे हैं। उसके बाद एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, क्योंकि अभी अगर आप देखते हो तो अलग अलग जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है सबके अलग अलग ऑफिसेस है। सो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें सारे मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेस होंगे और ऊपर शायद या जहाँ भी एक पीएमओ ऑफिस भी होगा। तो एक तो ये है इसमें कि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा। हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है दूसरे जो मिनिस्टर्स का है वो आपका रिड्यूस हो। लेकिन अगर आप वैसे देखते हो, इन जनरल देखते हो, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर आपका रहेगा जहाँ पे सारे मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज आपके होंगे। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट आपका होगा। वंस दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड द स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो जैसे अभी हमारी पार्लियामेंट है उसमें 545 सीट्स हैं। सो ये इंक्रीज हमें अगर सपोज करो पार्लियामेंट के अंदर सीट्स इंक्रीज करनी है, सो वहाँ पे लगभग 900 सीट्स इंक्रीज करनी है। साथ में नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एमपीज़ के लिए ऑफिसेस होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें, क्योंकि कंट्री वहाँ से रन हो रही है। सो वहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो, सो नया पार्लियामेंट में इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद निर्माण भवन, कृषि भवन और विज्ञान भवन ये डिमोलिश किए जाएंगे। और उसके अलावा डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक सिंगल 87 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपका होगा। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के प्रेजेंटली उनको म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक है रिलेटेड विथ अगेन यू कैन से इकोनॉमी सेक्शन से है ये। ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन से ही आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। और यहाँ पे सजेशन दिया गया है डुएट का। ठीक है, डुएट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए भारत जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसे देश में 65% जो आपकी पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स से भी कम है। ठीक है ना, 65% जो आपकी पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स से कम है। 15 से 29 साल का जो ये एज ग्रुप है उसमें लगभग हमारी 50% पॉपुलेशन है। सो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। सो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन जो ये पैंडेमिक आया इससे जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो गई। ठीक है, जो सिचुएशन है वो सिचुएशन और अधिक खराब हो गई। तो यहाँ पे क्या है, हमें बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि एटलीस्ट जो अर्बन एरियाज जिसे हम एक ग्रोथ इंजन कहते हैं, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है अर्बन एरियाज का इंडियन जीडीपी में तो वो अराउंड 60% है। सो अर्बन एरियाज में अगर बहुत से चेंजेस होते हैं या अर्बन एरियाज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट होती है तो इससे डायरेक्टली इंडियन जीडीपी पर अफेक्ट पड़ेगा। सो इस इम्पैक्ट को पॉजिटिव रखने के लिए, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है अर्बन एरिया का वो आपका उसी तरीके से जो है वो बना रहे। सो इसके लिए बहुत से कदम सजेस्ट किए गए हैं। ठीक है, इसके लिए एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि अर्बन एरियाज़ में डिमांड आपकी बनी रहे। डिमांड तब बनी रहेगी जब लोगों के पास में पैसा है, हाथों में पैसा है। तो जब उनके हाथों में पैसा होगा तो उस एरिया में जो डिमांड है वो डिमांड आपकी रहेगी। और सप्लाई साइड फिर अगर हम उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आप सप्लाई साइड की बात करो तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट, अगर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ऐसे लोग भी अवेलेबल हों, लोगों के पास भी स्किल हो, तभी जो है वो उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो दोनों एरियाज़ में देखा जाए तो जो सबसे ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन एरियाज़ में क्रिएट करना ज़रूरी है, चाहे वो डिमांड क्रिएशन के लिए हो या फिर कोई भी जो इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए हो। ठीक है, सो ये ज़रूरी है। सो रूरल एरियाज़ में अगर देखा जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरियाज़ में ऑलरेडी आपकी मनरेगा स्कीम है। ठीक है, ऑलरेडी आपकी मनरेगा स्कीम है। अर्बन एरियाज़ में ऐसा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम नहीं है। सो एक सजेशन ये आता है कि अर्बन एरियाज़ में भी एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होना जरूरी है, उसके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होना जरूरी है। तो अर्बन पीपल की बात की जाए, सो इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए या फिर कलेक्टिव लेवल पे देखा जाए, दोनों लेवल पे ही उन्हें बहुत से इश्यूज को फेस करना पड़ता है, चाहे वो बीमारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे देखा जाए तो फ्लड, साइक्लोन और बहुत सी इश्यूज, प्रॉब्लम्स आपको डील करनी होती है। सो अर्बन एरियाज में जो अर्बन पुअर है, सो उस अर्बन पुअर के लिए आप कई सारे प्रयास करते हो, चाहे वो पीडीएस की बात हो, मतलब जो उसे कम प्राइस में जो फूड ग्रेन्स है
वो प्रोवाइड कर देना, ये एक प्रयास किया जाता है। तो ये एक स्टेप आपका सजेस्ट किया जाता है अंडर फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। पीडीएस का जो आपका सिस्टम है उसके तहत आप उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हो। साथ में जो फूड राशन, जो फूड ग्रेन राशन तो जो दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत एक सस्टेनेबल मॉडल लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रयास करना काफ़ी जरूरी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो ऑथर है उन्होंने सजेस्ट क्या किया है, डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, क्या सजेस्ट किया है, डिसेंट्रलाइज्ड, इसी को डुएट कहा गया है, डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एंड एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे ये जो मेथड सजेस्ट किया गया है वो किस तरीके से सजेस्ट किया गया है, उसको पीछे आइडिया क्या है। देखो, कहा यह गया कि सरकार इस अर्बन पुअर को डील करने के लिए, अर्बन पुअर के नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे फूड ग्रेन्स बहुत ही कम उसमें प्रोवाइड कर रही है, सपोज करो हेल्थ एस्पेक्ट पर भी ध्यान दे रही है, अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करना, कि लोग क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर सके, उसके लिए चलो प्रयास कर रही है। लेकिन हमें एम क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट भी करना है, तभी उनका प्रॉपर अपलिफ्टमेंट हो पाएगा और अर्बन इकोनॉमी भी रिवैम्प हो पाएगी। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, गवर्नमेंट की बन जाती है। सो गवर्नमेंट कैसे करेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में कैसे, अगर रूरल एरियाज में जाओगे तो पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम आपका निकल आता है, लेकिन अर्बन एरियाज में कैसे करोगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम होता भी है तो प्राइवेट लेवल पे काम हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सजेशन दिया गया कि बहुत से ऐसी जगहें हैं, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल, स्कूल्स, वहाँ कुछ भी काम होता है तो वहाँ पे लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी इसके लिए क्या है कि एक एम्प्लॉयमेंट जॉब स्टैम्प्स जो है वो दिया जाएगा, जॉब स्टैम्प्स सरकार के द्वारा इशू किया जाएगा। ये जॉब स्टैम्प्स, मान लो कोई काम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो भी आप कह सकते हो कि जो भी वर्कर्स आएंगे, जो भी जितने भी वर्कर्स आएंगे वो वर्कर्स आपके वहाँ पे काम करेंगे, जॉब स्टैम्प्स यूनिवर्सिटी के पास होगा, और उस ये जो जॉब स्टैम्प्स हैं, इस जॉब स्टैम्प्स के माध्यम से जो वर्कर्स आके उस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, सो वहाँ पे जो भी वेजेस पे करना है वो सरकार करेगी। ठीक है, सो ये एक सजेशन दिया गया, बट बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, बट इन्होंने ऐसा सजेशन दिया है क्योंकि अब यहाँ पे ये भी देखना है कि फिर ये सोचेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, बीच में फिर करप्शन भी होगा कि जो अपना ही काम है उसको फिर सरकार के माध्यम से कराया जाए, फिर उसको कौन उसको मॉनिटर करेगा, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। तो इनका सिंपल सा कहना ही है कि जॉब स्टैम्प्स दिए जाएंगे, जॉब स्टैम्प्स अलग अलग जितने भी हॉस्पिटल्स और यहाँ जितने भी काम होते हैं, इस जॉब स्टैम्प्स के माध्यम से जो भी काम होते हैं, तो यहाँ पे जो लेबर काम करेंगे उनको फिर वेजेस जो है सरकार देगी, या फिर उसमें शेयरिंग हो सकता है, जो भी इनका ये इस तरीके का सजेशन है। ठीक है, जिसको डुएट कहा गया। अब ये कहा गया, दूसरा पॉइंट कहा गया कि इसमें जो वुमेन है, इनका ये कहा जाता है, वुमेन है, वुमेन का इन्होंने कहा कि जो वर्क आप दोगे, अब ये जो वर्क आप दोगे इसमें जैसे मनरेगा है तो उसमें आप मनरेगा में भी वुमेन को एम्फोसाइज करते हो, या कोई भी जैसे पंचायत है, पंचायत में भी वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, तो ये जो प्रोग्राम होगा इसमें भी प्रायोरिटीज़ में वुमेन को रखा जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा भी एक चैलेंज आ सकता है कि ऐसे कई तरीके के जॉब्स होंगे जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर होगा, जो जॉब स्टैम्प्स इशू जिसको दिया जाएगा और वो फर्दर देगा, सो वो हो सकता है कि वो दूसरे जेंडर को प्रेफर करे। ठीक है, दूसरे जेंडर को प्रेफर करे। तो ये जो एम है कि, या फिर अगर आप इसको कंपल्शन बना देते हो तो इस वजह से हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर हो वो इस स्कीम का इस्तेमाल करने से रुके, अपने आप को रोके, क्योंकि उसका एम सिंपल सा ये है कि उसका कॉस्ट बचना चाहिए। तो कॉस्ट उसका बच सकता है इसमें, कि जो भी काम वो करवाएगा तो कॉस्ट उसका बच सकता है। दूसरा, काम होना चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट काम को डिफरेंट लोगों को करवाना ज़रूरी होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट मशीनरी का भी जो है उपयोग करना ज़रूरी होता है, स्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत आपकी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही एम्प्लॉयर्स इस पूरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कुछ लेवल पे प्रैक्टिकल है, बट बहुत सारे लेवल पे इसमें बहुत तरीके के चैलेंजेस हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। सो अगर देखा जाए तो नेशनल सैंपल सर्वे डेटा है 2019 का, उसके अकॉर्डिंग ओनली 20% ऑफ अर्बन वुमेन, सिर्फ 20% जो अर्बन वुमेन है, ठीक है, 20% ऑफ अर्बन वुमेन इन द एज ग्रुप 15 से 59 ईयर्स,
ठीक है, 15 से 59 ईयर्स ईयर्स स्पेंड टाइम्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, 15 से 59 ईयर्स जो है एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज में, एम्प्लॉयमेंट और जो रिलेटेड एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं, ओनली 20%। तो जो कि ये डेटा आप कोट कर सकते हो। सो ऐसी स्कीम्स अगर आती हैं, ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, तो जो वुमेन हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और ये जो डेटा है ये मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो और इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर ये है, ये बहुत ही टेक्निकल सा आर्टिकल है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मेंस का क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन जरूर से इसमें फ्रेम हो सकता है। ठीक है, सो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करना, इट वुड हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। ठीक है, शेयर भी आपका जरूर से करना है। और आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग स्पेशल क्लासेस, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो जीईएस सीरीज की फर्दर जो स्पेशल क्लासेस हैं कल से आपकी शुरू होंगी रेगुलरली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, और रेगुलरली 6-7 दिन कंटिन्यूसली आपकी चलेंगी। तो उसमें जो भी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, वो आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो उसको आपको मिस नहीं करना है। प्लस आपके करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं लास्ट मंथ के, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके कराए जाएंगे। तो ये आपकी जल्दी ही मैं आपका शेड्यूल आपको कल मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में आज ही शेयर कर दूंगा। तो उस स्पेशल क्लास में आपको उसका पार्ट बनना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपका साइंस के अंदर आ जाता है, साइंस एंड टेक के अंदर आ सकता है। देखो, प्रोटीन की जब बात करते हो तो आपके मन में आ सकता है कि जो जिम वाली प्रोटीन है वही है ना, कि वो बॉडी बनाने के लिए जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। वो उस प्रोटीन की बात नहीं है। प्रोटीन की जब बात करते हो, जैसे अगर आप SARS-CoV-2 का ये वायरस देखोगे, ये SARS-CoV-2 का वायरस है, तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर का ये स्ट्रक्चर है, इसको ये स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, हम इसको स्पाइक प्रोटीन, वी कॉल इट ए स्पाइक प्रोटीन। उसके अलावा इसके चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो अगर आप इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, हमारे शरीर में भी प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे भी शरीर में बहुत सारे चीज़ें जो है प्रोटीन की बनी है। तो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर की अगर आपको जानकारी होती है, जैसे SARS-CoV-2 का जो वायरस है, अगर उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर आपको जानकारी होती है, सो इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप कई प्रकार की दवाइयाँ बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए स्टडी की जाती है। किसी डिजीज़ को टैकल करने के लिए इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। सो बहुत समय से ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर स्टडी आपकी हो रही है। बहुत तरीके के कंक्लूजन लाए गए, बहुत सारे पॉइंट सामने रखे गए। ठीक है, अलग अलग स्टडी आई। अभी हाल में एक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया और उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग किया, कि मतलब जैसे जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन के अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। अगर आपने कई बार सुना भी होगा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स का बनता है, और ये जो अमीनो एसिड्स है अगर इसके सीक्वेंस में कोई दिक्कत हो जाए, उसकी माल फंक्शनिंग हो जाए, वो काम ना करे या सीक्वेंस कोई हट जाए, तो उस वजह से जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन की वजह से बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है तो वो काफ़ी अधिक अफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है तो उसमें भी एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अफेक्ट होता है। इस वजह से फिर आपकी सिकल सेल एनीमिया जैसी जो बीमारियां आपकी होती है, ऐसे बहुत से शरीर के अंदर फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। और अगर आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होगी तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिजीज होती है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा ये इशू है और इसको ऐसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, सो जैसे कोई कार है, गाड़ी है, सो एक आदमी जो गाड़ी चलाता है तो उसको पता है कैसे चलती है, लेकिन एक मैकेनिक को पता होता है कि इस गाड़ी में अगर कोई खराबी आई है तो वो किस वजह से आई हुई है। तो प्रोटीन अगर फंक्शन करती है तो प्रोटीन के फंक्शन तो चल रहा है, जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही तब तो चल रहा है, लेकिन अगर कोई फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है या कोई डिजीज आती है, तो अगर आपके पास उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो डिजीज कैसे हो रही है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या करना चाहिए। इसलिए जो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। इवन इन केस ऑफ SARS-CoV-2 का जो वायरस है उसके लिए जो दवाइयां बनाई जा रही है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो हाल में ही AlphaFold 2 करके AI बेस्ड प्रोग्राम AlphaFold 2 फ्रॉम द कंपनी डीप माइंड, ठीक है, डीप माइंड करके एक कंपनी है, उसका प्रोग्राम है AlphaFold 2। ठीक है, उसने बहुत ही जल्दी और क्विकली, आप कह सकते हो कि एक्यूरेटली और क्विकली प्रिडिक्ट किया है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन, ठीक है। तो जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की आप बात करते हो तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है वो चीज आपकी पता की जाती है। सो बाय कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर इट इज पॉसिबल टू गेट आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, डिजीज, डिफेंस मैकेनिज्म एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी जानकारियां आपको मिल पाती हैं अगर आप प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर आप स्टडी कर पा रहे हो, उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। सो 60 साल पहले मैक्स पैरूड्स करके और कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने किया था, और उन्होंने फिर जैसे माइक्रोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी हासिल की थी, है ना। जो मेथड अपनाया था उसका नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो आपको याद रखना है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें प्रोटीन क्रिस्टल और एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आपको हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का जानकारी है तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। मतलब जैसे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है सो ये कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहा है ये आप जान पाते हो अगर आपको हीमोग्लोबिन के बारे में, उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा जैसे अगर आपको पूरे तरीके से पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर का पता है तो ये भी आप जान पाओगे कि जो सिंगल अमीनो एसिड में बदलाव होता है सिकल सेल एनीमिया जैसे बीमारी में, तो वो क्या है, कैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसको दूर करने के लिए। दूसरी बात अगर की जाए सो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सो फार वॉज पॉसिबल थ्रू एक्सपेरिमेंटली, आप कैसे ओनली एक्सपेरिमेंटली थ्रू टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टेक्निक ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना प्रीलिम्स के लिए, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्या है कि ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव है। अभी जो ये कंपनी ने किया है उसने AI का इस्तेमाल करके प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया है, तो वो क्या है, इन मेथड से भी एक कदम आगे निकल रहा है, ठीक है। और जो रिजल्ट भी मिल रहा है वो तुरंत मिल रहा है, इसलिए ये पॉइंट न्यूज में भी है। 1994 में जॉन मॉल्ट करके थे और उनके कलीग ने है ना, उन्होंने स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया था बाय अ मेथड कॉल्ड एज क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, CASP करके। ये जो आपका आप कह सकते हो कि है ना, एक एक्सरसाइज शुरू की थी जिसका नाम है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्टेन पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। मेथड्स के नाम थोड़ा सा कि इनमें से कौन से मेथड है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपको याद रखना चाहिए। और साथ में जो ये AlphaFold 2 है, ये एक्सपेरिमेंट कौन सा था, किस पर्पस के लिए था। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके एप्लीकेशन पर अगर आप कुछ लिखते हो या पूछा जाता है तो आपको ये एंगल भी याद रखना है कि इवन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए भी इट कैन बी यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूथ के ऊपर, ठीक है, जो हमारे यूथ हैं, ठीक है। तो ये यूथ है, सो यूथ की जब आप बात करते हो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में जो यूथ है उनकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम इनको राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद के प्रोग्रेस के लिए भी सही है और सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए और देश के प्रोग्रेस के लिए भी जरूरी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने से रोकने के लिए इस तरीके के कदम उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर से रोकने के लिए मतलब डिजास्टर ना हो जाए उसके लिए हमें कई तरीके के ऐसे प्रयास करने जरूरी है और स्किल पर वर्क करना जरूरी है। तो लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, इंडिया फेसेस डिफिकल्ट टास्क ऑफ एजुकेटिंग एवरी सिटीजन्स, ठीक है। हर जो यूथ है, सिटीजन है, उसको एजुकेट करना ये एक बड़ा चैलेंज है। पैंडेमिक की वजह से अगर देखा जाए डेटा आप कोट कर सकते हो, लगभग 320 मिलियन लर्नर्स जो है अफेक्ट हुए हैं। मोर देन 5 मिलियन जो यंग पीपल्स है उन्होंने उनका जॉब चला गया है। सो आप खुद देख सकते हो कि एक तो जो एजुकेशन एस्पेक्ट है, जब वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं रहेगी और फिर वो बहुत ऐसे तरीके के काम में इन्वॉल्व रहेंगे जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है।
ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो कि गारंटी करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एजेस 6 to 14 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की भी बात की जाए तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड किस पर है, बुक्स पर और रिटन एग्जामिनेशन पर बेस्ड है। अब हाईलाइट किया जा रहा है कि हमें मूव करना चाहिए टुवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन की तरफ वी नीड टू प्रोसीड। वोकेशनल एजुकेशन जो आपका है उसकी तरफ हमें प्रोसीड करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, स्किल बेस्ड जो है एजुकेशन की तरफ हमें मूव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज आता है, वो चैलेंज क्या आता है, जैसे अगर आप ये कहो कि एक कारपेंटर है, अगर वो कारपेंटर बनने का कोर्स करता है तो उससे सर्टेन सामाजिक सोशल स्टिग्मा लिंक्ड है कि अच्छा ये कारपेंटर का काम करता है, ये इसका काम करता है या उसका काम करता है। तो वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन पर इसलिए फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है। और मेनली जो फोकस आपका रहता है बुक्स और रिटन एग्जामिनेशन और इन सब पर है। तो जरूरत क्या है, हमें वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जो है फोकस करना जरूरी। इवन महात्मा गांधी ने भी जो है इस पर फोकस किया था। अब यहाँ पे ये जो एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम रेफर भी कह भी सकते हैं टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, TVET, ठीक है। TVET जो टर्म है इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए आप कह सकते हो, नॉट स्किल बेस्ड एजुकेशन, मतलब स्किल इन्हेंसमेंट के लिए हमने बहुत से प्रयास किए, चाहे वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी हो, 2009 में लॉन्च की गई, फिर 2015 में उसमें बदलाव आपके किए गए, फिर और भी जैसे स्किल इंडिया मिशन भी आपका लॉन्च किया गया और ये कहा गया कि इंडिया को स्किल कैपिटल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमारे पास अलग अलग लोग हैं जो कि डिफरेंट स्किल्स हैं तो अक्रॉस वर्ल्ड जो है वो कार्य कर सकते हैं, पूरे विश्व में जाके अलग अलग एरियाज़ में वो कार्य कर सकते हैं और भारत के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रहेंगी। दूसरा पॉइंट कहा गया कि जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है इस TVET के लिए वो क्या है, वो है एस्पिरेशन एंड स्टिग्मा अटैच टू जॉब्स, जैसे कारपेंट्री, टेलरिंग, इस तरीके के जो कार्य होते हैं इससे रिलेटेड जो सामाजिक, अगर देखा जाए तो एक सोसाइटी के अंदर कुछ वर्क के लिए कोई काम कर रहा है कि अच्छा ये काम कर रहा है, भले आपका कितना ही पैकेज, अच्छा ये कंपनी में काम करता है, अगर कोई सरकारी, अच्छा ये सरकारी नौकरी में है, इस तरीके से है। तो समाज के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इस वजह से कुछ जॉब को अच्छा कहा जाता है, कुछ जॉब को नहीं अच्छा कहा जाता है, तो ये एक बड़ा फैक्टर। तो इसलिए क्या है कि शुरुआत से ही बच्चों को ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या वोकेशनल एजुकेशन के लिए बच्चों को नहीं डालते। इवन अगर आप देखो तो अगर किसी ने इस प्रकार के कोई कार्य अच्छे तरीके से सीख लिया है तो उसके पास बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और अगर आप नॉर्मल एग्जाम, रिटन एग्जाम और उस तरीके का जो नॉर्मल पढ़ाई होती है वो कर जाते हो तो बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी उस तरीके की पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऐसे जो जॉब हैं जो वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन पर बेस्ड हैं या स्किल जो डेवलप की जाती है, ऐसे जो जॉब्स आपको मिलती हैं उनके प्रति जो लोगों का विचार है वो थोड़ा सा वेरीड है, ठीक है, डिफरेंट है। उनके अंदर सर्टेन आप कह सकते हो कि एक सोसाइटी के अंदर स्टिग्मा अटैच्ड है। यूनेस्को की जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 जो कि पब्लिश अभी हाल में ही हुई है, उसने कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में सर्टेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं और चैलेंजेस भी बताए हैं और सर्टेन रिकमेंडेशंस भी आपके दिए गए हैं। सो कुछ जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कहा गया कि जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसका एम क्या है, टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन टू 50% ऑफ ऑल लर्नर बाय 2025। तो इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हाईलाइट कर रही है कि वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लगभग 50% जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनको क्या वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। स्कूल्स को है ना, स्कूल्स आर एनकरेज टू प्रोवाइड स्टूडेंट एक्सेस टू वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। इसी वजह से अगर आप देखोगे कोडिंग सिखाना और बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाना शुरू करने की बात नेशनल एजुकेशन में कही गई है और इसी वजह से बहुत सी कंपनीज
ऐसे कोर्सेज भी लॉन्च कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल्स आर इनकरेज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एक्सेस टू वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स एंड ऑफर कोर्सेज दैट आर अलाइंग टू द लोकल इकोनॉमीज एंड कैन बेनिफिट द लोकल कम्युनिटीज। तो मतलब जैसे स्कूल है, स्कूल किसी एक एरिया में होंगे, ठीक है, उन स्कूल को पता है कि आसपास के एरिया में कैसी ज़रूरतें हैं, क्या नीड है, जैसी नीड्स होंगी उस नीड के अकॉर्डिंग स्किल्स इम्पार्ट करना, जिससे कि फ्यूचर में उन स्किल का इस्तेमाल लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोकल एरिया का डेवलपमेंट और लोकल कम्युनिटीज का डेवलपमेंट ऐसा किया जा सके, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब देखो ये जो वैक्सीन से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में सभी को पता है। अभी अलग अलग जो कंपनीज हैं वो अप्रूवल्स ले रही हैं, और अभी देखा जाए तो जो फाइजर कंपनी है, फाइजर सॉट द इंडियन रेगुलेटर नॉट फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, है ना। तो mRNA वैक्सीन को कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज mRNA वैक्सीन, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे कई तरीके, जैसे कोविशील्ड के बारे में मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका, मतलब हमने बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब इनके बारे में जो आपको अपडेट है वो नॉर्मल न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी जो जैसे ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है, इसका पर्पज़ ये है कि जैसे फेज 3 ट्रायल अभी कंप्लीशन में नहीं है, या फिर अगर कहीं इफेक्टिवनेस 90-95% मिल भी रहा है, सो जो डेटा है वो बहुत ही कम लोगों से रिलेटेड है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर काफ़ी समय लगता है। जैसे कोई वैक्सीन या दवा बनती है तो लार्ज स्केल में लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके लिए काफ़ी समय तक स्टडी की जाती है, तो वो समय अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि 90-95% इफेक्टिव है, सो इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये दवा इस्तेमाल की जा सकती है SARS-CoV-2 से लड़ने के लिए, सो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, इसलिए वो परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। ये परमिशन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्रोच किया था, है ना, फॉर इट्स वैक्सीन कोविशील्ड डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, कैरिंग आउट फेज 3 ट्रायल ऑफ द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इन 4 कंट्रीज is yet to secure a nod from any of the regulatory agency. So ये मतलब एक तरीके से इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन ले रहे हैं कि हमें अलाउ करो कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सके। और फेज 3 जो ये ट्रायल है इससे भी रिलेटेड और भी इन्हांसमेंट किया जाता है। जैसे ओपन मार्केट में भी ये देखा जाता है, जब ये दवा दी जाती है तो स्टडी की जाती है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। कुछ वॉलंटियर्स पर तो टेस्ट किया ही जाता है, लेकिन वैसे भी पूरे मार्केट में देखा जाता है कि इसका क्या साइड इफेक्ट आपका हो रहा है या क्या आपका साइड इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस चाइना डोमिनेट आर्म्स मार्केट, ऐसा रिपोर्ट है। सो SIPRI, ठीक है, सेप्री करके है ना, इसकी जो रिपोर्ट है इसने हाईलाइट किया है कि यूएस और चाइनीज कंपनीज ये ग्लोबल आर्म्स मार्केट को ये डोमिनेट कर रही हैं, ठीक है। सो ये बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। सो ये रिपोर्ट आपकी 2019 की है, और इसके अकॉर्डिंग यूएस आर्म इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 61% सेल बाय द ऑफ सेल्स बाय द वर्ल्ड, टॉप 25 मैन्युफैक्चर लास्ट ईयर अहेड ऑफ चाइना's 15.7। आप खुद देख सकते हो, चाइना का 15.7 है, यूएस का 61% है। और इसी वजह से यूएसए जैसा जो देश है जो अपने ही सिटीजन्स को आर्म्स बेचता है, और वो हमेशा से ये चाहता भी है कि देशों के बीच में भी थोड़ा सा टेंशन बना रहे, जिससे उसके ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स बिके, ठीक है। अगर उसके आर्म्स नहीं बिकेंगे तो उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। सो 6 यूएस की कंपनीज हैं और 3 चाइनीज़ की कंपनीज है, वेयर इन द टॉप 10। फिर उसके बाद ब्रिटेन की BAE सिस्टम है, मतलब अलग अलग आपकी कंपनीज है। तो आपको कंपनीज के नाम नहीं याद रखने, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन जनरल की टॉप में कौन सा देश है, यूएसए है, ठीक है। यूएसए है फॉलोड बाय चाइना, ठीक है। मतलब चाइना के अगर कंपैरिजन करोगे तो मात्र 15.7% है। नेक्स्ट है, ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये टॉपिक आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। एग्रीकल्चर देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द जब आप यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि आप जब फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपका एक फार्म एरिया है, उस फार्म एरिया के आसपास के जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है। केमिकल का इस्तेमाल नहीं करो। केमिकल का इस्तेमाल आप बहुत जगह करते हो, जैसे इन जनरल फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल आप करोगे,
कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल आप करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत से चीज़ों केमिकल का इस्तेमाल करोगे, तो कोई भी ऐसे केमिकल का आपका इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। और जो रिसोर्सेस हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस के जो है उसका इस्तेमाल करके आप सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे और अपने जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, पेस्ट कंट्रोल करोगे, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, ये सब प्रयास आप करोगे, ठीक है। सो यहाँ केमिकल का मिनिमम या जीरो यूज आपका होता है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लक्षद्वीप में अब क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही अलाउड रहेगी, और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग लक्षद्वीप में जो अलाउड रहेगी, तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपके होंगे, क्योंकि इस समय जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसका बहुत डिमांड है। और जैसे कोकोनट का खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है, तो वो भी ऑर्गेनिक तरीके से किया जाएगा, फिर उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की जाएगी, बेटर मार्केटिंग की जाएगी, उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, जैसे ऑयल बनाना, कोकोनट से भी बहुत सी चीज़ें बनती है तो प्रोसेसिंग भी की जाएगी। तो ये सब प्रयास किए जाएंगे। तो वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ये जो कदम है, इससे वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। साथ में जो कोकोनट इंडस्ट्री वहाँ की है, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप कह सकते हो कि कोकोनट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वर्क ओनली फॉर अबाउट 6 मंथ अ ईयर, है ना। जब व्हेन द वेदर इज ड्राई, द पीरियड बिटवीन मई से दिसंबर तक का आपका समय आपका रहता है, और काफ़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्री है। आप कह सकते हो कि करोड़्स में ये इंडस्ट्री आपकी काउंट होती है ना। अराउंड 10 करोड़ कोकोनट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन आइलैंड इन 12,000 स्मॉल होल्डिंग विथ एन एवरेज साइज ऑफ 0.25 हेक्टेयर में। तो आप ये भी देख सकते हो कि काफ़ी ह्यूज प्रोडक्शन भी आपका होता है, कोकोनट का काफ़ी ह्यूज आपका प्रोडक्शन भी होता है। इसके अलावा जो एक जो सरकार की स्कीम है जिसे कहा जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम एक है आपकी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। सो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, ये भी एक इनोवेटिव स्टेप है। जैसे आप देखते हो कि कहा जाता है कि यहाँ का ये चीज़ बहुत फेमस है, तो आप उस चीज़ के लिए वहाँ जाते हो और उस जगह की चीज़ को बाय करते हो, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक जो वहाँ का प्रोडक्ट है उसको डेवलप करना। जैसे लक्षद्वीप में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक तरीके से जो कोकोनट ग्रो होते हैं, तो उसको एक प्रोडक्ट उससे लिंक कर देना, गवर्नमेंट की इस स्कीम को लिंक कर देना। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ का कोकोनट इंडस्ट्री वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और जो लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केटिंग पर भी फोकस आपका काफ़ी अधिक किया जाएगा, और कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस आपके लगे हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स बायर फ्रॉम रीचिंग द आइलैंड टू मेक डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, द आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू हेल्प द फार्मर मार्केट देयर प्रोडक्ट अंडर कॉमन ब्रांड, ठीक है। सो यहाँ पे पहले सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस थे जिस वजह से बायर्स डायरेक्टली लक्षद्वीप तक नहीं जा पाते थे। तो अब ये क्या है कि अपने जो प्रोडक्ट है इस स्कीम के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, उस स्कीम के तहत जो भी इनके कोकोनट प्रोडक्ट्स आपके आते हैं उसको एक ब्रांड में मार्केटिंग की जाएगी और लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। सो फार्मर भी है, फार्मर्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फार्मर की भी इनकम इंक्रीज आपकी होगी। क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन प्ले इन इंप्रूविंग द इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपको जो आपको लिखना है, और आप अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल डेली डोज विथ s.पांडे, है ना, डेली डोज। तो स्टार्टिंग में मैं इसका जो नाम है वो लिखा हुआ है डेली डोज विथ s.पांडे, इस पर आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो SP करंट अफेयर्स करके, जो है टेलीग्राम चैनल, सिर्फ PDF के लिए। सो आज के लिए इतना ही, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।